हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं डिकोड एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में हम आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस को। पिछली सीरीज़ से आगे बढ़ते हुए आज भी हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक जो है वो बोल रहा है, यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर किस कारण से खुले रहते हैं। जो यूरोपियन नेशन है वो एक कोल्ड नेशन में आता है ना। यूरोप के जो एरियाज आते हैं वहाँ पर वो आमतौर पर कर्क रेखा के ऊपर आते हैं और बेसिकली पोल के ज़्यादा करीब होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो होता है वहाँ पर ठंडी बहुत होती है और ठंडी के कारण वहाँ पर बर्फ़ जमी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर किस कारण खुले रहते हैं, इसका कारण क्या है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उत्तरी अटलांटिक धारा के कारण, लैब्राडोर धारा के कारण, कैनरी धारा के कारण, पेरू की धारा के कारण। तो आमतौर पर वैसे तो यूरोप के जो बंदरगाह हैं वो खुलने नहीं चाहिए, लेकिन वर्ष भर ठंडक में भी खुले रहते हैं। उसकी वजह है गर्म धारा। क्या वजह है? गर्म धारा, है ना। इसकी वजह है आपकी गर्म धारा, गर्म महासागरीय धारा। हम ज़्यादा बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, महासागरीय धारा, ये याद रखिएगा। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि गर्म महासागरीय धारा, इनमें से ज़्यादातर गर्म ही है, एक को छोड़ दिया जाए तो अगर देखा जाए तो वो कौन सी गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी यूरोप की तरफ या यूरोप के उत्तर के हिस्से या यूरोप के मुख्य बंदरगाहों को साल भर खोलने में मदद करती है। तो इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक धारा, नॉर्थ अटलांटिक करंट। याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, वो ड्रिफ्ट जो है, ये ड्रिफ्ट इस तरह से साल भर बंदरगाहों को खोले रखने में मदद करता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये ड्रिफ्ट गल्फ स्ट्रीम से सपोर्ट में आता है और वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर महासागरीय धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एरिया है और पेपर में अक्सर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके पास आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ए। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी महासागरीय धाराओं का है। क्वेश्चन बता रहा है, लैब्राडोर धारा कहाँ से प्रभावित होती है। ठीक है, लैब्राडोर करंट कहाँ से चलना शुरू करती है। लैब्राडोर एक ओशियन करंट है, एक महासागरीय धारा है। ये कहाँ से चलती है? दक्षिणी ध्रुव सागर से, उत्तरी ध्रुव सागर से, बार्कोनियास से, उत्तरी जापान सागर से। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम लैब्राडोर की बात करते हैं, ठीक, तो देखिए अगर वर्ल्ड मैप का आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप काफ़ी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मैप से ही सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। तो देखिए ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक, और जो आपकी लैब्राडोर है, लैब्राडोर यहाँ से ऐसे चलती है इस तरह से, है ना। ये आपका कनाडा है, ये न्यू फाउंडलैंड है, ये ऊपर ग्रीनलैंड है और लैब्राडोर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल का एरिया है और उत्तरी ध्रुव सागर से नीचे आ रही है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किन धाराओं के मिलने से घना कोहरा पड़ता है। तो वो कौन सी 2 धारा है जब दोनों आपस में मिलती हैं तो घना कोहरा पड़ता है। तो याद रखिए, गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से घना कोहरा बनता है। ठीक है, लैब्राडोर और कैनरी, देखो ये लैब्राडोर और कैनरी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ही महासागर में लेकिन अलग अलग चलती हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इनकी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो इनकी पोजीशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो नहीं हो सकते। कैनरी और पेरू, तो ये तो दोनों अलग अलग महासागरों में हो गए। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ब्राज़ीलियन और कैनरी, तो ये 2 अलग अलग गोलार्ध में हो गई हैं, तो ये दोनों अटलांटिक महासागर की,
लेकिन दोनों अलग अलग गोलार्ध में हो गई, ये भी नहीं है। ठीक, लैब्राडोर एक ठंडी धारा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है। तो ठंडी और गर्म धारा जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे दो चीज़ें जनरेट होती हैं। पहली चीज़ फॉग और दूसरा मछली पकड़ने के बड़े बड़े क्षेत्र। तो जहाँ पर ठंडी और गर्म धारा मिलती है वहाँ पर दुनिया के सबसे बढ़िया मछली पकड़ने के क्षेत्र बनते हैं। जैसे कि ये लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के मिलने के कारण, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड कनाडा में बड़े बड़े मछली पकड़ने के क्षेत्र बनते हैं। और उसमें सबसे फेमस जो है आपका, वो आपका ग्रैंड बैंक है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ग्रैंड बैंक आपका कनाडा में है और लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के मिलने के कारण ये आपका जनरेट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए 3 के बाद आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पे जो महासागरीय धारा का एक क्वेश्चन और है, क्यूराइल कैसी जलधारा है? क्यूराइल, क्यूराइल इंग्लिश में क्यूराइल ऐसे लिखते हैं, कभी कभी के से भी लिखते हैं। तो किस तरह की धारा है? ठंडी है, गर्म है, समान जलधारा है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं क्यूराइल, क्यूराइल आपकी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये आपकी प्रशांत महासागर में मिलेगी। एक क्यूराइल है और दूसरी है कुरोशियो। दूसरी जलधारा कौन सी है? कुरोशियो। याद रखिएगा, क्यूराइल और कुरोशियो ये आपकी कोल्ड करंट है और ये आपकी वार्म करंट है, इसे ध्यान रखिएगा। बात क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की स्थिति क्या है ना? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की स्थिति क्या है, मतलब जितने भी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं उनकी स्थिति हमारे पास क्या बनी हुई है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला सभी महाद्वीपों के पश्चिम सीमाओं पर, ठीक है। दूसरा सभी महाद्वीप के पूर्वी सीमांतों पर, महाद्वीप की व्यापारिक पवन पेटी के पश्चिमी सीमांतों पर, महाद्वीप के व्यापारिक पवन पेटी के पूर्वी सीमांतों पर। तो आमतौर पर दुनिया भर में अगर आप जितने भी मरुस्थल देखेंगे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, वो आमतौर पर वेस्ट की तरफ ज़्यादा आपको मिलेंगे। चाहे आप सहारा देखिए, चाहे आप अटाकामा देखिए, कालाहारी या अपना भारत का थार मरुस्थल देखिए, ये सब आपकी पश्चिम की तरफ है, पश्चिमी किनारे पर है, ठीक है, पश्चिम में ही पड़ते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, ठीक है, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इसकी वजह है महाद्वीप के व्यापारिक पवन पट्टी वाले पश्चिमी सीमांतों पर, क्योंकि जब महासागरीय धाराएं जो है, एक तो वो तो इन मरुस्थलों को बनाने में मदद करती है, साथ ही साथ व्यापारिक पवन जो है, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी व्यापारिक पवन चलती है उसके कारण भी ऐसा होता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी महाद्वीप पश्चिम के सीमांत पर नहीं, बल देखो सीमांत पर बन रहे हैं, ये तो यही इनकम्प्लीट दोनों वर्ड हैं, तो ये दोनों वर्ड तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये सी और डी में से होगा, तो आमतौर पर जब भी व्यापारिक पवनें चलती हैं तो वो पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा चलती हैं, और जब पूर्व से चलती है तो पश्चिम की तरफ जाते जाते इनका जो रेनफॉल का पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। तो इसीलिए पश्चिम किनारे पर हमेशा आपको क्या मिलेंगे? डेजर्ट या मरुस्थल, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है महाद्वीप के पश्चिमी सीमांत पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पर ध्रुव पर स्थित क्षेत्र। दूसरा है वर्षा की छोटी अवधि वाला क्षेत्र। तीसरा है गर्मियों में गर्म शुष्क तथा सर्दियों में ठंडा मौसम वाला क्षेत्र। और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता, तो भूमध्य सागर है कहाँ पर, पहले हमें ये समझना होगा, ठीक है। भूमध्य सागर जैसे नाम बता रहा है, भूमि के मध्य सागर, कौन सी दो भूमि के मध्य का सागर है? तो देखिए, ये भूमध्य सागर आपको अफ्रीका के उत्तर में दिख जाएगा सीधे सीधे, है ना। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर,
ये पूरा एरिया आपका भूमध्य सागर का एरिया है। किसका एरिया है? भूमध्य सागर का। दो भूमि के मध्य है, तो ऊपर वाली भूमि कौन सी है? यूरोप, और नीचे वाली भूमि कौन सी है? अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप के मध्य ये भूमध्य सागर पाया जाता है, और भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जिब्राल्टर स्ट्रेट को। इसे याद रखिएगा, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है, और ये मॉस्को और स्पेन को अलग करती है। इसे याद रखिएगा, ठीक। तो ये तो आपका भूमध्य सागर हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेरियन सी, मिडिल ऑफ द ट्रेन्स, ट्रेन्स मतलब होता है लैंड के बीच में, तो मेडिटेरियन सी यहीं पे मिलेगी। और यहाँ पर आपका ये आपका स्विस कैनाल भी मिलेगा, है ना। ये लाल सागर है पूरा, ये आपका लाल सागर का एरिया है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पूछा जा रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो महाद्वीप के पश्चिमी सीमांत पर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के ध्रुव पर स्थित क्षेत्र, तो ये एकदम सही पॉइंट है। वर्षा की छोटी अवधि वाला क्षेत्र, ठीक है, ये भी एकदम सही है, ठीक। उसके बाद आता है गर्मियों में गर्म शुष्क तथा सर्दियों में ठंडा मौसम, ये भी एकदम सही पॉइंट है। और फिर आता है आपका क्या? ऑल ऑफ द अबव। तो भाई जब तीनों पॉइंट सही है तो ऑल ऑफ द अबव वाला ही एकदम सही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? डी, ठीक। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है। विद्यालय पाठ्य चर्चा में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब आपके स्कूलों में पर्यावरण की जागरूकता या पर्यावरण की शिक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है, ये पूछा जा रहा है ना। तो पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण हेतु बच्चों में उपयुक्त अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए, मतलब उनसे संबंधित चीज़ों को जानने की, चीज़ों को बनाने, पर्यावरण सुधार है तो बच्चों को योग्य बनाना, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो देखो यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण करना भी है, बच्चों को उसकी जानकारी देना भी है, और बच्चों को उसकी तरफ प्रेरित करना भी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पर्यावरण से चीज संबंधित है, और पर्यावरण का जो एरिया है वो साइंस में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, और ज्योग्राफी साइंस के अंदर ही आता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पर्यावरण के दो प्रमुख पहलू प्रकृति और सामाजिक पर्यावरण होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट है, ठीक। पर्यावरण के दो प्रमुख पहलू प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के दो पहलू प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण होते हैं। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है पौधे, जीव, जलवायु, और सामाजिक पर्यावरण के अंदर मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कौन सा सही है? ठीक है, पहला, दूसरा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पर्यावरण के दो प्रमुख पहलुओं में प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण आते हैं, बिल्कुल सही है। एक जो प्रकृति ने बनाया है, दूसरा जो समाज अपने आप बन गया है। प्राकृतिक रूप में पौधे, जीव जंतु, है ना, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें, ये भी एकदम सही पॉइंट है, ये भी एकदम सही पॉइंट है। और सामाजिक में हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें, मनुष्यों के द्वारा, तो ये एकदम सही है, और डी वाला इसका सही जवाब है। इसको ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? चलिए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। धाराएं तटीय भाग के किस प्रकार प्रभावित करती हैं? जो धाराएं होती हैं वो तटीय भाग को किस प्रकार प्रभावित करती है? ठीक है, इनमें ऑप्शन दिया हुआ है। गर्म धारा तट के तापमान को बढ़ा देती है, ठंडी धारा तटीय तापमान को गिरावट लाती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही है? इसमें देखिए जो गर्म धारा होती है तापमान को बढ़ा देती हैं, और ठंडी धारा तापमान को गिरा देती है। दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों इसके सही जवाब हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। महासागरीय गोलार्ध किसे कहते हैं? है ना, महासागरीय गोलार्ध, ठीक। एक होता है आपका वो गोलार्ध जहाँ पे महाद्वीपीय गोलार्ध कौन सा है? महाद्वीपीय गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध,
क्योंकि जब हम देखते हैं पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है ना, भू आप आकृति की है, और विषुवत रेखा इसको 20 से 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। विषुवत रेखा क्या करती है, इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये करती है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, इसे याद रखिएगा, और इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध, नीचे का क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध आपका महाद्वीपीय गोलार्ध कहलाता है, क्योंकि ज्यादातर महाद्वीप और लैंड उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप कम, महासागर ज्यादा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है महासागरीय सागरीय गोलार्ध कौन सा है, तो यहाँ पर अगर महासागरीय गोलार्ध की बात करें तो वो आपका दक्षिणी गोलार्ध आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए फिर आता है केप हॉर्न कहाँ पर स्थित है। केप हॉर्न एक जगह है, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक, मेरी मानिए तो इसको एक बार लोकेट जरूर करिएगा मैप पर, क्योंकि मैप पर अगर आप इसे देखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। भूमध्य सागर, अरब सागर, आर्कटिक सागर, हिंद महासागर। ठीक है, केप हॉर्न की अगर हम बात करते हैं तो केप हॉर्न हमारे पास कहाँ पर स्थित है, ये आपका स्थित है आर्कटिक सागर पर। कहाँ पर स्थित है, आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक मतलब नॉर्थ पोल की तरफ या उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, केप हॉर्न एक जगह है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है। अगर सारे महाद्वीप की औसत ऊंचाई देखा जाए तो कितनी है, 800 मीटर, 840, 900, 920। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, अगर महाद्वीपों की औसत ऊंचाई को लेकर हम चलते हैं तो वो होती है आपकी कितनी, 840 मीटर। व्हाट आर द एवरेज हाइट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जितने भी हमारे पास है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है 840 मीटर, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वो कौन सा द्वीप एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सीमा समझा जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रा इसे कमेंट में आप मेरे साथ बताते भी रहिए इन सब क्वेश्चनों को। ठीक है, न्यू गिनी, मारियाना द्वीप, जावा द्वीप, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच जो साझा का क्षेत्र है वो आमतौर पर न्यू गिनी का एरिया माना जाता है। न्यू गिनी का जो क्षेत्र है वो जस्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और एशिया में पड़ता है, वो एशिया ख़त्म हो रहा होता है, ओशियाना के अंदर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास, है ना, और उसी में ही आपका बोल सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे न्यू गिनी आपको दिखेगा। न्यू गिनी ना तो ऑस्ट्रेलिया में आता है ना आपका एशिया के रीजन में आता है, ये ओशियाना का एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, कभी कभी कुछ किताबों में एशिया में लिखा मिल जाएगा आपको, लेकिन ये याद रखिए कि सीमा में आता है, किसकी, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमा में। ठीक, न्यू गिनी की अगर हम बात करते हैं तो इसका कैपिटल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका कैपिटल क्या है ना, और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है। ठीक, चलिए 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दक्षिण एशिया प्रदेश में भारत के अतिरिक्त अन्य कौन से देश अवस्थित हैं। ठीक है, साउथ एशिया, देखिए एशिया के कई हिस्से हैं, हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है, वो दक्षिण एशिया में है। ठीक है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं, जो देश सार्क से जुड़े हुए हैं सब दक्षिण एशिया में आते हैं। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं दाक्षेस। दाक्षेस मतलब दक्षिण एशियाई, ठीक है, संगठन जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो सारे देश इसी में आते हैं, दाक्षेस वाले में। और उसमें कौन कौन से देश हैं, ठीक है, भारत के अतिरिक्त देखो उसमें नेपाल, श्रीलंका, भूटान, या सभी कौन सा इसमें आएगा। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें देखो साउथ एशिया में नेपाल, श्रीलंका, भूटान सब आता है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑल ऑफ द अबव। और ये याद रखिएगा साउथ एशिया का सीधे सीधे रिलेशन है
सार्क से, ठीक है। साउथ एशिया के सारे देशों को जोड़ता कौन है? सार्क, ठीक है। और नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया के देशों को जोड़ता है आपका आसियान, ठीक है। आसियान में जो 10 देश हैं वो सब साउथ ईस्ट एशिया के हैं, इसे याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये 2 ग्रुपों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अक्सर इनसे क्वेश्चन बनता है। और भारत आसियान का तो सदस्य नहीं है, लेकिन सार्क का सदस्य है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप पर स्थित है? तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और वो एशिया महाद्वीप पर स्थित है, ठीक। अब अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कोई बताएगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहिए। अफ्रीका की बताओ, यूरोप की बताओ, ऑस्ट्रेलिया की बताओ। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, ठीक। अगर आपने एक फिल्म देखोगे रोबोट, तो रोबोट में एक गाना है पूरा इसी पर, किलिमंजारो, और वहीं पर डांस करते हुए आपको मिलेंगे रोबोट के एक्टर का नाम तो हर कोई जानता ही होगा उसके, है ना। फिर आते हैं यूरोप। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, इसे याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोशियुस्को, माउंट कोशियुस्को। तो ये याद रखिएगा, हर महाद्वीप की सबसे ऊंची ऊंची चोटी पता होनी चाहिए, ठीक। कमेंट सेक्शन में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद आते हैं 16 नंबर पर। संसार की छत, तिब्बत का पठार एवं दक्कन का पठार किस महाद्वीप पर स्थित है? संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को, ठीक है। अभी देखो, अगर देखा जाए तो यहां पर जो पूछा जा रहा है उसको पहले हमें समझना है। देखिए भारत जैसा कुछ बन गया है, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है। मैपिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ड्राइंग मतलब। ये आपका पामीर है, ये पामीर का पठार है। इधर यहाँ पर आपका तिब्बत का पठार है, ठीक। और यहाँ पर आपका दक्कन का पठार है, ठीक। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। और दक्कन का पठार बहुत फेमस और भारत का एक इम्पोर्टेंट पठार का रीजन है, ठीक है। ये सब आपको इंडिया के आसपास मतलब एशिया में मिल जाएगा भाई। इसका सही जवाब क्या है? एशिया, ठीक है। अफ्रीका की खास बात क्या है? अफ्रीका में 71% पठार है, ठीक है। अफ्रीका का 71% एरिया पठारी है, इसे याद रखिएगा। यूरोप का जो पठार है वहाँ पर कई सारे पठार पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पठार का रीजन है, इसे याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो का रीजन पठार का है ना। तो पठार आपको हर महाद्वीप में मिलेगा, इसे याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, और पठार कहीं भी मिलता है वो वहाँ पर मिनरल्स या रिसोर्सेज का एक क्षेत्र होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चट्टानें और अलग अलग तरह के महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? पूछ रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, इसे याद रखिएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और दूसरा देखा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे छोटा, सब याद रखिएगा, है ना। जब अरेंज करने को आते हैं ना तो सबसे बड़े से सबसे छोटे तक अरेंज कर लोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। पेपर में एक एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये आपके करने से होगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब एशिया। 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है,
शुष्क जलवायु, शीत जलवायु या उपयुक्त सभी। तो एशिया एक बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हर प्रकार की विविधता और हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। एशिया महाद्वीप में हर प्रकार की जलवायु पाई जा रही है। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विश्व का न्यूनतम तापमान किस महाद्वीप में अंकित किया गया जाता है? ठीक है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर विश्व का कहाँ पर किया जाता है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो भैया एशिया, एशिया में रशिया जो आता है, साइबेरिया, वहाँ पर ये जगह है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे न्यूनतम तापमान तो है ही है, सबसे अधिकतम तापमान भी अभी एशिया में रिकॉर्ड किया गया है और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। जगह का नाम है जकोकाबाद। मुझे कमेंट में बताइए जकोकाबाद किस देश में पड़ता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था, अफ्रीका। ठीक है, और सबसे छोटे में दूसरा यूरोप। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भाई किलिमंजारो ही मैंने बताया। अकांकागुआ ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, रुग्वे, रुग्वे भी आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। एल्गॉन, एल्गॉन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कहाँ पड़ेगा। ठीक है, एल्गॉन का रीजन आपको कहाँ मिलेगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। किस महाद्वीप में महान भ्रंश घाटियां हैं? द ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली या महान भ्रंश घाटियां किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो देखो महान भ्रंश घाटियां द ग्रेट रिफ्ट वैली आपका किसे पड़ती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका में। कहाँ पड़ती है? अफ्रीका में पड़ती है, इसे याद रखिएगा। अफ्रीका के रीजन में पड़ रही है और अफ्रीका मैंने आपको बताया 71 एरिया जो है 71% एरिया या 70% क्षेत्र इसका पठार है। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा और ये रिफ्ट वैली वगैरह भी यहीं पे मिलेगी। फिर इसी में ही एक और अगला क्वेश्चन आता है कि भाई आपका महान भ्रंश घाटी का विस्तार लगभग कितने है? ठीक, इसी तरह का एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। तो 4200 किलोमीटर, 4400, 4800, 5600। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सब लोग फटाफट आंसर बताने की कोशिश करो। ठीक है, अगर हम देखते हैं महान भ्रंश घाटियां द ग्रेट रिफ्ट वैली है ना, ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट की तरफ करीब पड़ता है और इसमें कई सारी झीलें भी हैं और इसकी कुल लंबाई 4800 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 4800 किलोमीटर। ठीक, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आता है सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? सिलिकॉन वैली जहाँ पे कंप्यूटर का सारा काम चलता है। भारत की सिलिकॉन वैली तो बेंगलोर है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलिकॉन वैली कहाँ पर है। ऑप्शन है ब्राज़ील, मैक्सिको, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग बताते जाइए और मेरे हिसाब से तो भैया यूएसए ही इसका आंसर है। बाकी आप लोगों ने कमेंट में बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है लैटिन अमेरिका का भाग कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के हिस्से में आता है। ठीक, देखो ये आपका कनाडा पड़ेगा। ठीक, ये आपका यूएसए पड़ेगा, ये आपका मैक्सिको पड़ेगा, फिर आपका छोटे छोटे यहाँ पे देश पड़ेंगे साउथ अमेरिका के। ठीक, अब लैटिन अमेरिका का रीजन जो है वो कौन सा है? अगर हम लैटिन अमेरिका के क्षेत्र को देखें तो ये मैक्सिको और मैक्सिको का जो पूरा रीजन है वो वहाँ से जो कैरेबियाई आइलैंड छोटे छोटे पड़ जाते हैं, हैती, जमैका, ट्रिनिडाद, टोबैको, क्यूबा और फिर आपका
दक्षिण अमेरिका का उत्तरी हिस्सा। ठीक है, तो ये पूरा, अगर ये पूरा अमेरिका ले रहे हैं तो इसका जो मिडिल पार्ट है, यही मिडिल पार्ट लैटिन अमेरिका में आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है भाई कनाडा बाहर हो रहा है, तो कनाडा इसका सही जवाब है। देखो कनाडा ऊपर है, यूएसए भी नहीं आ रहा है। तो लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, निकारागुआ, जमैका, ये 3 देश आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है इनमें कौन सी नदी का बेसिन दक्षिण अमेरिका में नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को अगर देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अगर इस ऑप्शन में देखते हैं तो अमेज़न तो आता है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न, और उसका सबसे बड़ा बेसिन अमेज़न बेसिन, ये तो साउथ अमेरिका में ही है। ओरिनाको वेनेजुला में पड़ती है, ये नदी भी है और ये बेसिन भी है। ठीक है, पराना और परग्वे तो देश ही है साउथ अमेरिका का, तो उसके आसपास जो नदी है वो पराना, परग्वे ये भी है। भाई अब 3 हो गई, तो मैकेंजी नहीं है। मैकेंजी का जो क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैकेंजी बेसिन। ठीक है, फिर आता है जल की मात्रा की दृष्टि से कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है? वैसे तो दुनिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो लंबी नदी तो आपकी नील नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। पराना नदी का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी, बड़ी और लंबी में फ़र्क क्या होता है? वो नदी जो ज़्यादा पानी कैरी करती है वो सबसे बड़ी नदी होती है, और उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है अमेज़न। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, इसे याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द्वीपीय महाद्वीप का उदाहरण क्या है? वो कौन सा महाद्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? जापान, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, और ये इसका सिंपल सा उदाहरण है, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आते हैं कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कंगारू टीम आ गई है, कंगारू टीम जीत गई है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा बार आपने न्यूज़ सुना होगा। और ये कंगारू टीम कहाँ की होती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको जानते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। और मुझे ज़रा कमेंट में बताओ कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। ठीक है, सब लोग बताओ, है ना, और इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन कौन से शोध केंद्र हैं? अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं? दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री, भारती, कौन कौन से हैं? तो भाई ये सब के सब यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, याद रखिएगा। सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट जो है यही है। उसके बाद आपका मैत्री और भारती भी यहीं पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक, भारती सबसे नया है और दक्षिण गंगोत्री सबसे पुराना है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के समस्त जल का कितने प्रतिशत भाग जल महासागरों में पाया जाता है? ठीक है, अगर पृथ्वी का समस्त जल हम 100% लेते हैं तो उसका कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जा रहा है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पीने योग्य पानी से 3% है, और महासागर का जो जल है वो 97% को कवर करता है। और इस पीने में भी हमारे पास जो भूमिगत जल है वो ज़्यादा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं संसार का एकमात्र महासागर कौन सा है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है? ठीक है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ वो एकमात्र महासागर कौन सा है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर की अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है ना, गोलार्ध में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर की बात करते हैं
तो इस महासागर की अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे व्यस्तम महासागर है, बिजिएस्ट ओशियन है। और अगर आप इसे मैप पर ध्यान से देखोगे तो ये एस शेप बनाता है, एस आकृति को लेकर चलता है। आर्कटिक महासागर को हम छिपा हुआ महासागर कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिडन ओशियन बोलते हैं, क्योंकि ये आपको आसानी से ग्लोब पर नहीं दिखाई देगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए। ओके गाइस, तो ये तो हो गया हमारे आज के टॉप क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।